Okay. Okay, so good morning and we are live now. थैंक्स भैया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिबांजना है और सभी को गुड मॉर्निंग और मैं सबको वेलकम करना चाहती हूँ आज का जो हमारा फर्स्ट सेशन है करियर अवेयरनेस सीरीज का। उसमें आई एम होपिंग कि आप सभी बहुत एक्साइटेड है और काफी इंटरेस्टेड है। आज हम लोग आपके साथ क्या शेयर करने वाले हैं उसको जानने के लिए। सो वो शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दिया जाए। हम लोग मैं युवा टीम से हूँ जो यूनिसेफ के अंदर इंक्यूबेटेड है और हम ये करियर अवेयरनेस सेशंस आपके लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और एनसीएस के साथ पार्टनरशिप में लाए हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा हाउ टू मेक एन इफेक्टिव जॉब सर्च, वो हमारे पार्टनर्स आई ड्रीम करियर और आसमान फाउंडेशन की तरफ से सौरभ जी जो है काफी एक्सपीरियंस्ड करियर कोच है, आपको इस सेशन में कैसे जॉब अच्छे से ढूंढ सके आप उसके बारे में बताएंगे। सो ओवर टू सौरभ टू कंटिन्यू एंड टेक द सेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू देवांजना। मुझे लोगों का तो पता नहीं लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना शुरू करता हूँ। शेयर, please let me know when you start seeing it. Yes, your screen is visible. All right. Okay, so today we are here to talk about effective job search. And within this topic, it's a very big topic, ये तो आप मानेंगे. So this is what we want to cover today within the subject of job search. The biggest thing that I want to talk about today is about your personal brand. I'm sure आप सबने personal brand ये phrase सुना होगा, बहुत सारे आइडियाज होंगे उसके बारे में कि व्हाट इज पर्सनल ब्रांड बनाना कितना जरूरी हो गया है आजकल, एंड इफ यू वांट योर पर्सनल ब्रांड देन जस्ट बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल दैट. सो वी विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जॉब सर्च, क्योंकि पर्सनल ब्रांड एक बड़ा टॉपिक है लेकिन हम जॉब सर्च के परिवेश में उसकी बात करेंगे. और फिर हम आएंगे कि आपका रेज्यूमे, कवर लेटर, नेटवर्किंग और ऑनलाइन प्रेजेंस वगैरह कैसे हम लोग उसमें अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं. आई विल स्टिक टू बेसिक्स. और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आज हम सब लोग जो आए हुए हैं, सारे जो श्रोता हैं वो यंग हैं, मतलब अभी ग्रेजुएट हुए हैं और कुछ साल का उनको एक्सपीरियंस है. मैंने चैट में देखा था कि एक पार्टिसिपेंट है जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है उनके लिए कुछ चीज़ें उनको पहले से पता हो और आई होप कि उनको कुछ चीज़ें नई भी मिले आज जानने को. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वी हैव अबाउट 1 आवर और मैं कोशिश करूंगा कि 40 से 45 मिनट में अपना प्रेजेंटेशन करूं और फिर एंड में हम थोड़ा सा टाइम रखेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स के लिए. आई विल बी स्पीकिंग मोस्टली इन इंग्लिश, लेकिन अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं. आई एम प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी. या लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एज आई सेड, लेट्स hit it straight with what is your personal brand. Personal brand समझने से पहले let's try to understand what is a brand. And I am sure if I ask you about brands, you will come up with a number of good brands that we all hear about. So what are the characteristics of a brand to begin with? When you think of a brand, let's say think of a Nike, then you will think of what it makes, where it is sold, like which markets it goes to. आप एज्यूम करेंगे कि ओके नाइकी है या एडिडास है, इट विल प्रोबेबली बी सेलिंग मोर इन द बिग सिटीज एंड लेस इन द स्मॉल सिटीज एंड सो ऑन. वेयर इट इज सोल्ड, टू whom it is sold, which means who is your target audience. So again, continuing with Nike or Adidas, it will be targeted at people who are physically active, who like sports and who want to be fashionable. At what price it is sold, because some brands are expensive, some brands are cheap, but these things are the essential, these are the fundamentals of the brand. But what makes a brand really distinct is what does it stand for? What are its values? So, for example, Nike की value क्या है? Performance. They want to see a world where everybody is physically active and they are performing at their best. That is what it stands for. It stands for sports and also being stylish and, as they say, just do it. They stand for action. So what does the brand stand for? That is very valuable. What are its values? Like where will a brand be seen, where it will not be seen?
That depends on its values. So for example, a brand may say that I don't want to do anything which has to do with politics or war or racism. Essay. What is the personality of the brand? When you see a brand, do you feel like, okay, this is a young person or a middle-aged person? There is always a personality or some kind of feelings associated with a brand. And speaking of association, what makes a brand really expand is who wants to associate with it and who does the brand want to associate with. So for example, a brand like Nike will associate with, for example, Olympics, maybe, any kind of an international sporting event. Or if you think of another brand, let's say Bata, where will you see Bata? Maybe Bata will be sponsoring a TV program, but not an Olympic competition. Let's say another shoe brand, which is Campus, which does not get into that kind of performance, but it targets more college-going people. So maybe Campus will be sponsoring a college fest. So how does a brand get associated with others? And which kind of companies or which kind of events want to associate with that brand really create the aura around it. So far, so clear? Now let's see how does this translate into your personal brand. Yeah. In your personal brand also, very similar traits. What do you do? Like, what is your product? What is your service? What is your specialization? Where do you work? Which city, which kind of company, which kind of industry, etc. you work? Who are you benefiting? Which means, what is your target audience? Which means that if you are working in the health sector, then you are helping people who are unwell. That is what motivates you. Or if you are in HR, then you want to take care of the employees of that company. So who is your work benefiting? At what price do you work? What is the salary or what is the fees that you charge? These are the things which are the foundation blocks of your personal brand. What you do, where you do, for whom you do it, and at what price. There is no right or wrong price, but there is a price which is suitable for you. Then it goes deeper. What do you stand for? What are your values? What are your principles? What is your vision in life? And what is your personality? Personality means how you interact with others, what others see of you. And who do you want to associate with? Like what kind of companies, what kind of people, what kind of social groups, what kind of clubs or colleges you want to be associated with. And who are the people who want to be associated with you, your colleagues, your friends, your family, your professional network, your audience, if you are a content creator. Then these things together create your personal brand. Okay, so I'll repeat. What you do, where you work, and who are you working for, etc., are your fundamentals. But this is not enough. What makes you a truly unique brand is your principles, what do you stand for. And what do you stand for? Ka example agar main दूं तो ये कि I have very strong work ethics, or I will never work in a segment which pollutes the environment. इस तरह के जो हमारे principles होते हैं, that define us. Then what are your values? Like I value punctuality, I value strong work ethics. I value the development of India as a whole and not just in big cities. What is your vision? I want to see a world where everybody breathes clean air, for example, So that kind of a vision will determine what kind of work you do. Then what is your personality? How you speak, how you come across, how you connect, and who do you associate with? These things together make your personal brand. Okay. Now, in the rest of the conversation today, because this has to do with job search, we will focus on these things which are in the red rectangle. Okay. Let me quickly check in chat if there is any question. Okay. तो अभी हम लोग इस चीज पे फोकस करेंगे क्योंकि पर्सनल ब्रांड के वैसे तो बहुत आयाम हैं, लेकिन चूंकि आज हम बात कर रहे हैं जॉब सर्च की, तो हम इन चीजों पे फोकस करेंगे. या नाउ मूविंग ऑन.
अब चाहे आप लोग तो पेन और पेपर लेकर भी बैठ सकते हैं, बट अदरवाइज ये यूट्यूब पे तो लाइव होगा ही, आप दोबारा आ सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू स्टार्ट बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड। आप अपनी अभी की सिचुएशन देखिए, आपकी क्या जरूरतें हैं और आपको क्या आता है, आप क्या चाहते हैं और आपकी क्या इच्छाएं हैं। और थोड़ा 2-3 साल आगे तक का भी देखिए कि अगले 2-3 साल में आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए या क्या होने वाला है या आप क्या करना चाहते हैं उतना। वाई एम आई सेइंग 2-3 years? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट जॉब। वैसे तो लाइफ का लंबा विजन होना चाहिए, लेकिन अभी हम 2-3 साल के लिए, क्योंकि हर 2-3 साल में इंडस्ट्री में बदलाव आते हैं, जॉब्स में बदलाव आते हैं, हर चीज जो है हमारे आसपास की इकोनॉमी में वो बदल जाती है। इसलिए बहुत लंबा सोचने का कोई फायदा नहीं है। जो जॉब आज आप कर रहे हैं, हो सकता है 5 साल बाद वो जॉब रहे ना, और 5 साल बाद ऐसे नए जॉब आ जाएंगे जो आज होते ही नहीं है। इसलिए मैं अभी कह रहा हूं कि 2-3 साल के आगे तक ही सोचिए। तो आप देखिए कि अभी मैं यहाँ हूँ, ये मेरी स्किल्स हैं, एबिलिटीज हैं, ये मेरी स्ट्रेंथ हैं, ये मेरी इच्छाएं हैं, और आगे मैं ये करना चाहता हूँ। फिर उसके अनुसार 1-2 एसेंशियल फैक्टर्स आप चुनिए कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और फिर कुछ चीजें चुनिए कि ये ऑप्शनल है, यानी अगर मिल जाए तो अच्छा है। लेट मी एक्सप्लेन। ये है सब फैक्टर्स। ओके, आई स्टार्ट रीडिंग के। व्हाट डू यू वांट टू डू, मतलब आपका टैलेंट क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है, आप क्या चीज अच्छे से कर पाते हैं, आप में क्या करने की क्षमता है, राइट। वेयर यू वांट टू वर्क, ये सेकेंड बुलेट पॉइंट इधर, यानी कि किस इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हैं, किस सेक्टर में करना चाहते हैं, या किस कंपनी में काम करना चाहते हैं। जैसे कभी कभी हमारा एम होता है ना, नहीं मुझे गूगल के लिए काम करना है, उस तरह से, या मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, इन दैट वे। हु डू यू वांट टू बेनिफिट? यू मे हैव योर ओन विजन दैट ओके, मुझे गांव के लोगों के लिए काम करना है, या मुझे बच्चों के लिए काम करना है, या मुझे महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना है। तो किसको आप बेनिफिट करना चाहते हैं? व्हाट इज द इम्पैक्ट यू वांट टू क्रिएट इन द वर्ल्ड? मतलब ये कि मेरे जीवन से, मेरे करियर से इस दुनिया में क्या होना चाहिए। ये भी एक सोच है कि जो मैं काम करूं उससे किसका भला होगा, उससे ये दुनिया किस तरह बदलेगी। ये एक सोच, यानी कि मेरा इम्पैक्ट क्या होगा मेरे काम का। फॉर हाउ मच यू वांट टू वर्क। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे लिए पैसा बहुत जरूरी होता है लाइफ में, ऐसे ऐसे पड़ाव आते हैं। तो उस वक्त आपको ये देखना पड़ता है कि अच्छा किस जॉब में मुझे सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि इस वक्त मेरी वो जरूरत है, तो मैं अभी पैसे पे फोकस करूंगा। तो माय पॉइंट इज कि इन सारे फैक्टर्स में आप ये चुनिए कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं अपना। जैसे एक टाइम था जब मैंने ये सोचा कि मुझे तो ग्राफिक डिजाइनर ही बनना है। आई डोंट केयर कि मैं एड एजेंसी में काम करता हूं या किसी कंपनी में काम करता हूं, मुझे ग्राफिक डिजाइनर ही बनना था। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी व्हाट आई वांट टू डू, जो पहला बुलेट है। और 5-6 साल बाद काम करने के मुझे लगा कि नहीं, इस वक्त मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है मैं क्या कर रहा हूं, बट आई वांट टू ग्रो बिग। और बड़ा बनने के लिए मुझे बहुत बड़ी कंपनी में काम करना है। तो मैंने व्हाट आई वांट टू डू को थोड़ा सा सेकंड किया एंड वेयर आई वांट टू वर्क को प्रायोरिटी दी। मैंने ये सोचा कि मैं बड़ी आईटी कंपनी में जाऊंगा, और फिर किस्मत से मुझे उसमें जॉब मिला भी। फिर एक पड़ाव आया जब मुझे लगा कि अब मुझे अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए पैसे जमा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अभी तक तो सिर्फ पैशन के लिए काम कर रहा हूँ। तो फिर मैंने ऐसे डिसीजन लिए जॉब के जिसमें मैंने पैसा देखा कि हाँ पैसा मिल रहा है कि नहीं, इम्पैक्ट क्या होगा, मैं काम क्या करूंगा वो तो ठीक है, लेकिन मुझे पैसा मिलना चाहिए। मतलब मैं कम पैसे के लिए काम नहीं करूंगा। कॉलेज से निकलने के बाद पहले 2 साल मैंने ऐसा किया। मैंने काम देखा, मैंने पैसा नहीं देखा, क्योंकि उस वक्त मेरी वो जरूरत थी। लाइफ में दूसरे पड़ाव में आने के बाद मैंने एक पॉइंट पे पैसा देखा। आज अगर आप मुझसे पूछें तो मैं किसको बेनिफिट करना चाहता हूं, मेरे लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैं क्या इम्पैक्ट करना चाहता हूं, मेरे लिए वो ज्यादा जरूरी है। पैसा मुझे कम मिले, ज्यादा मिले, या मैं फ्री में करूं, वो सब चीजें सेकेंडरी हैं। तो ऐसे आप सोचो कि इसमें से कौन सी चीज मेरे लिए एसेंशियल है, कौन सी चीज ऑप्शनल है। और अभी हम इसको थोड़े और एग्जाम्पल से समझते हैं। लेकिन कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आप घर से काम करना चाहते हैं या ऑफिस से काम करना चाहते हैं। जैसे सेकंड कॉलम में लिखा है रिमोट वर्सेस वर्किंग फ्रॉम ऑफिस।
आप स्टार्टअप में काम करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट में, ये भी एक डिसीजन है। बहुत से लोग जिनको मैं कोचिंग कर रहा हूँ आजकल, वो कॉर्पोरेट में नहीं जाना चाहते, जो भी उनकी सोच है। आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, आपकी डेजिग्नेशन मैटर करती है कई बार, क्योंकि लोग कहते हैं कि नहीं, मैंने इस पोजीशन में काम किया है, मेरा अगला जॉब इससे ऊंची डेजिग्नेशन नहीं होना चाहिए। किस शहर में आप काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि भाई मेरे माँ बाप इस शहर में हैं, मैं इनसे दूर नहीं रह सकता, तो मैं इस शहर से 2-3 घंटे की दूरी के अंदर ही काम करना चाहता हूँ। टाइमिंग क्या होगी, ये कि क्या आप रात की शिफ्ट में काम कर सकते हैं, या आपको डे शिफ्ट में ही काम करना है, या आपको दिन के बीच में ब्रेक चाहिए, तो आपकी टाइमिंग क्या होगी। इस तरह के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन ये जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये मोटे तौर पे ये सब कुछ कवर कर लेते हैं। तो अगर आप ये फैक्टर्स देख लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और फिर डिसाइड करें इसमें से एसेंशियल क्या है, ऑप्शनल क्या है। या एग्जाम्पल, पहले आपने चूज किया कि आपको क्या करना है, जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल दिया था, है ना, यानी मेरा फोकस था कि मेरे स्पेशलाइजेशन में, मेरे स्किल में, और उसके बाद मैंने चुना कि अच्छा ये ग्राफिक डिजाइनिंग में करूंगा कहाँ। या दूसरी अप्रोच है कि चूज वेयर यू वांट टू वर्क, मतलब आप नॉन प्रॉफिट में काम करना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट में काम करना चाहते हैं, एमएनसी में काम करना चाहते हैं वगैरह। और फिर उसके बाद आप सोचें कि अच्छा, या मान लीजिए मुझे आईटी में काम करना है, तो अब आईटी कंपनीज में कौन से स्किल्स की जरूरत है वो आप देखेंगे बाद में। पहली प्रायोरिटी आपने चुनी मुझे कहाँ काम करना है, ये ऑप्शन है, मतलब आप चाहो तो पहले ये डिसाइड करो कि क्या करना है, या पहले ये डिसाइड करो कि कहाँ काम करना है, या डिसाइड करो कि किसके लिए काम करना है, यानी कि कस्टमर सेगमेंट क्या होगा या बेनिफिशियरीज क्या होंगे आपके। जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि आप किस सेक्टर को इकोनॉमी के या देश के बेनिफिट करना चाहते हैं, फिर इन सबको इकट्ठा लाओ। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी पहली प्रायोरिटी है कि मैं क्या करना चाहता हूं, तो एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं। सेकेंड प्रायोरिटी है कि मैं कहाँ काम करूं, तो आई कैन डिसाइड कि अच्छा मुझे कोई प्रोडक्ट कंपनी में जाना है या टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनी में जाना चाहता हूं, फिर वो डिसाइड किया। फिर तीसरी चीज मैंने डिसाइड की कि अच्छा ये मैं सॉफ्टवेयर तो हूँ, इंजीनियर तो हूँ, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाऊंगा, किसी बैंक के लिए बनाऊंगा। बट यू कैन से कि अच्छा नहीं, मुझे हेल्थ सेक्टर में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं हेल्थ के लिए कुछ करूंगा, तो मैं फार्मा कंपनी के लिए करूंगा फॉर एग्जाम्पल। या तो ऐसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या जॉब चाहिए, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए कि पहले आपने डिसाइड किया कि मुझे टेक्नोलॉजी में ही जाना है, लेकिन आप खुद टेक्निकल बंदे नहीं हैं, तो आप सोचते हैं मुझे रहना तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, लेकिन मैं एचआर में जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लोगों में इंटरेस्ट है। तो मैं टेक कंपनीज में काम करने वाले एम्प्लॉयज को बेनिफिट करने के लिए एचआर में जाना चाहता हूँ, लेकिन काम मुझे टेक्नोलॉजी में ही करना है। क्यों करना है, कोई भी रीजन हो सकता है, अच्छी कंपनी है, अच्छी सैलरी देती हैं, अच्छी जगह पे होती हैं, आने जाने के लिए टैक्सी देती है वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है ना। या आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मैं तो इंडियन यूथ के लिए काम करना चाहता हूँ, फिर हम पूछेंगे अच्छा यूथ को आप किस तरह बेनिफिट करना चाहते हैं, और आप सोच सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि मेरा हेल्थ में, मेडिसिन में बहुत इंटरेस्ट है, तो लेट मी डू समथिंग इन दैट फील्ड। फिर तीसरी प्रायोरिटी में आप चुनेंगे अच्छा कि मैं कहाँ पे ये कर सकता हूँ, तो जैसा कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, आप डिसाइड किया कि किसी हॉस्पिटल में काम करो। तो उम्मीद है कि आपको इस कॉन्सेप्ट से और इन सारे उदाहरणों से समझ आ रहा होगा कि कैसे आप अपना करियर का डायरेक्शन चुन सकते हैं अपनी वैल्यूज, अपनी प्रायोरिटीज के बेसिस पे, मतलब कि अपने पर्सनल ब्रांड के बेसिस पे। ठीक है, अब रेज्यूमे पे आए। कोई अभी तक कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं आया है, मैं क्योंकि मैं यूट्यूब की चैट देख नहीं रहा हूँ। नहीं सौरभ, अभी नहीं आया है। अभी नहीं है एक ना, बार हाँ कोलेट ठीक। करके लास्ट में जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो फिर मैं मान के चल रहा हूँ कि सबको क्लियर हो रहा है। ठीक है, हाँ। तो रेज्यूमे पे आते हैं। आप सबने रेज्यूमे बनाया तो होगा ही होगा, और नहीं बनाया तो फिर पक्का बनाने जा रहे होंगे। तो ये कुछ फंडामेंटल्स हैं, इनका आप ध्यान रख सकते हैं कि आपको क्या लिखना चाहिए रेज्यूमे में और किस सीक्वेंस में लिखना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपका नाम, और नाम के साथ आप अपना टाइटल भी लिख सकते हैं, मतलब जैसे सौरभ गुप्ता कोच, सौरभ गुप्ता सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह, अगर आपका ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन है तो।
आपका नाम, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जिसमें कि आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, चाहे तो एड्रेस लिख सकते हैं, इतना ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि आजकल कोई चिट्ठी भेज के तो आपसे बात करेगा नहीं, लेकिन ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और लिंक्डइन की प्रोफाइल आप डाल सकते हैं। अगर आपका वेबसाइट है तो वेबसाइट डाल दिया। फिर उसके बाद 4-5 लाइन में आपके करियर की समरी, आज तक की कि आपने क्या किया है, या आपके करियर के हाइलाइट्स, यानी जो आपके बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उदाहरण के लिए समरी में ये आ जाएगा कि एकदम ऐसे ही बोल रहा हूं मैं अपने मन से कि जैसे 10 years एक्सपीरियंस इन फार्मास्यूटिकल सेल्स in Uttar Pradesh. Yeah. And this is the targets that I achieve. This is the kind of people that I used to go to. So I used to go to whatever heart surgeons, yeah, selling pharmaceuticals. तो इस तरह से आपकी करियर की समरी क्या है, ये चीज 30-40 सेकंड के अंदर सब पढ़ लेनी चाहिए। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा टाइम नहीं है किसी के पास। या फिर आप लिखें हाईलाइट। हाईलाइट में क्या होगा कि जब आपने ये बता दिया कि मैंने ये अचीव किया है अपने करियर में, तो पढ़ने वाले का सोचेगा कि अच्छा, अगर इसने ये अचीव किया है दूसरी कंपनीज के लिए तो ये मेरे लिए क्या कर सकता है। तो आप वहां पे उनको अपील कर रहे हैं। या फिर अगर आप नए हैं, आपने बहुत ज्यादा काम नहीं किया है, आप कॉलेज से निकले हैं, तो आप अपना ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं कि मैं ये करना चाहता हूं या चाहती हूं लाइफ में, ये मेरी क्वालिटीज हैं और मेरी क्वालिफिकेशन है, ये मेरी एबिलिटीज हैं, इसके इनको इस्तेमाल करते हुए मैं ये करना चाहता हूं। तो ये तीनों आप लिख सकते हैं एकदम शुरू में, क्योंकि 30-40 सेकंड के अंदर पढ़ा जा सकना चाहिए। फिर आप लिखेंगे आपके स्किल्स क्या हैं और कॉम्पिटेंसी क्या है। स्किल टेक्निकल हो सकता है, जैसे कि कोई आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह में आप एक्सपर्ट हैं, तो उस तरह की चीजें। स्किल्स सॉफ्ट स्किल भी हो सकते हैं अगर वो आपके काम के लिए जरूरी हो, जैसे कि एबिलिटी टू नेगोशिएट, डील विद वेंडर्स, सेलिंग, मेंटेनिंग कस्टमर रिलेशन, इस तरह की जो आपकी कॉम्पिटेंसीज होती हैं वो, है ना, क्लियर। फिर उसके बाद आप शुरू करेंगे अपना एक्सपीरियंस लिखना। तो एक्सपीरियंस में आपका, मैं ये बेसिक इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने कई बार देखा इसमें भी लोग गलती कर देते हैं या कुछ चीजें छोड़ देते हैं। आपका डेजिग्नेशन क्या थी, यानी जॉब टाइटल क्या था, किस कंपनी में आपने वो काम किया, किस शहर में या देश में किया, और उसके बाद बुलेट पॉइंट्स आएंगे कि आपने क्या अचीव किया। सिटी जरूरी होती है कि आपने कहाँ काम किया, क्योंकि अगर आपने कोई एक काम किया है बंबई में या दिल्ली में तो उसकी मुश्किलें अलग होंगी, है ना, और आपने वहां पे किस तरह के कस्टमर से डील किया होगा, किस तरह के क्लाइंट से डील किया होगा, वो अलग होगा। तो कहाँ गया, या आप गल्फ में कहीं काम कर रहे थे तो आपके पास एक फॉरेन का एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, तो लोकेशन भी बहुत जरूरी होती है। और ये सब लिखने के बाद बुलेट पॉइंट्स में आपके अचीवमेंट्स क्या हैं। अचीवमेंट लिखना ज्यादा जरूरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारियों से। हम उस पर आएंगे 2 मिनट में। ये सब जब हो गया, सबसे बड़ा पार्ट तो आपका यही होगा, एक्सपीरियंस। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशंस, यानी आपकी क्या डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है, किस साल आपने वो पूरा किया और कहाँ से किया। तो इसमें तो बताने की जरूरत नहीं कि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का कितना मायने रखता है ना, जितना अच्छा इंस्टीट्यूट आपकी उतनी अच्छी वैल्यू होती है। तो इंस्टीट्यूट का नाम लिखना इसलिए भी जरूरी होता है, कब आपने पूरा किया। उससे ये पता चलता है कि आपकी जो नॉलेज है वो कितनी पुरानी है, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, कहीं गैप है नहीं है वगैरह। ये सब जब जरूरी चीजें हो गई, उसके बाद आप लिख सकते हैं अगर आपने कहीं वॉलंटियरिंग की है, अगर आपको कोई अवार्ड मिले हैं या कोई और आपने अचीवमेंट किया है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं के बैडमिंटन चैंपियन थे, है ना, या फिर आप किसी बड़े क्लब के लिए फुटबॉल वगैरह खेलते हैं जॉब के अलावा। तो इस तरह की चीजें आप बाद में लिख सकते हैं। यहीं से वो फ्लेवर आता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, वो हमको समझ आता है। अगर हो तो, नहीं है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद अगर आप थोड़े एकेडमिक करियर में हैं तो आपने कोई रिसर्च पेपर लिखे हैं, कहीं पब्लिश हुए हैं, कुछ पब्लिकेशन है आपके, या क्या पता आपने कोई किताब लिखी हो, तो वो आप उधर लिख सकते हैं। और अगर आपके जॉब के लिए रिलेवेंट हो तो किस किस भाषा में आप अच्छे से काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कम्युनिकेशंस का जॉब चाहिए है तो आपको शायद इंग्लिश आनी चाहिए, राइट। किसी किसी जॉब में होता है कि भाई हमको तो मराठी और हिंदी बहुत जरूरी है, इंग्लिश आए ना आए। सो डिपेंडिंग ऑन द जॉब यू आर अप्लाइंग टू, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी।
उसके बाद क्या नहीं लिखना है, ये चीजें जब भी मैं लोगों के रिज्यूमे देखता हूँ तो ये वो चीजें हैं जो कि अक्सर मैं देखता हूँ और उनको फिर बोलता हूँ कि मत लिखो। फोटो की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, उसमें कई बार वो हो सकता है ना, बायस आ सकता है कि आप कैसे दिखते हैं उसके बेसिस पे लोग डिसाइड करेंगे रादर देन आपकी क्वालिफिकेशन को। इसलिए बहुत से लोग मना करते हैं फोटो ना लगाएं। किसी को देखनी होगी वो लिंक्डइन पे जाके देख लेगा। आपकी एज लिखने की जरूरत नहीं है। किसी को कैलकुलेट करना होगा वो आपके क्वालिफिकेशन से कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको क्या काम मिल रहा है। आपको जो काम मिल रहा है वो इस पर निर्भर करता है कि आपकी काबिलियत क्या है, आपका तजुर्बा क्या है। ठीक है। जेंडर, मेल या फीमेल लिखने की या कुछ भी और लिखने की जरूरत नहीं है। आपकी हॉबीज, जैसे बहुत से लोग लिखते हैं लिसनिंग टू म्यूजिक, प्लेइंग क्रिकेट, प्लीज इनको मत लिखिए। अनलेस आपकी हॉबी कोई ऐसी है जिसमें आपने कुछ अचीव किया है तो वो आप अचीवमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है। अपना सिग्नेचर देने की जरूरत नहीं है, रेज्यूमे में सिग्नेचर नहीं होता। मैरिटल स्टेटस की भी रेज्यूमे की स्टेज में कोई आवश्यकता नहीं है, और वो अन्यथा मतलब अननेसेसरी वो बस एक बायस क्रिएट करता है, तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे पासपोर्ट नंबर देना या आधार नंबर देना, मैंने कहीं भी कभी देखा है कि लोग देते हैं। अगर कोई कंपनी ने आपको चुना और आपको जॉब दी तो वो आपका बैकग्राउंड वेरीफाई कराएंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट वो तब लेंगे। ठीक है। तो वो मौका आपको तब आएगा। रेज्यूमे में आपको पासपोर्ट आधार नंबर देने की जरूरत नहीं है। फिर एक चीज लोग लिखते हैं, रेफरेंसेस अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट। इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर किसी कंपनी को मांगना होगा तो आप दोगे ही दोगे, मना तो आप करोगे नहीं। मना कर दिया तो आपको जॉब ही नहीं देंगे वो, क्योंकि वो बोलेंगे कुछ गड़बड़ है। तो इस लाइन को लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने देखी हैं रिज्यूमे में अक्सर लोग लिखते हैं। इनको आप हटाइए और सिर्फ मुद्दे पे रहिए जो कि हमने पहले डिस्कस किया। अब जैसे मैंने पहले कहा था कि वो अचीवमेंट्स कैसे लिखने हैं, वो बुलेट पॉइंट्स कैसे लिखने हैं, उसमें जरा 2 मिनट बात करते हैं। तो पहले तो ये कि आपको पता होना चाहिए आपने क्या किया। बहुत से लोग अपने रिज्यूमे में यही लिखते हैं कि आई डिड दिस, मतलब आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग एक्स वाई जेड। आप अपना एग्जाम्पल सोच लो, जैसे मैं कम्युनिकेशंस में था तो आई पब्लिश्ड 3 वीकली न्यूज़लेटर्स, ऐसे तरह की चीजें लोग लिखते हैं। बट ठीक है, ये गलत नहीं है, लेकिन ये असरदार नहीं है। ये लिखने से पढ़ने वाले को समझ नहीं आया कि आपने जो किया वो किस पैमाने पे किया, वो कितना अच्छा किया। अब जैसे मैं बोलूं कि मैं न्यूज़लेटर बनाता था, तो मैं जो न्यूज़लेटर बनाता था वो 500 लोग पढ़ते थे या 5,000 लोग पढ़ते थे या 50,000 लोग पढ़ते थे, वो मायने रखता है ना। तो मैंने क्या किया वो एक लेवल है, बट उस पे अगला लेवल आना चाहिए आपके बुलेट पॉइंट में, सॉरी, कि आपने जो किया हाउ डिड इट कंट्रीब्यूट टू द कंपनी। आपके काम का असर क्या पड़ा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे या कंपनी के एम्प्लॉइज पे। जैसे कि अगर आप एचआर हैं तो आप ये बोलें कि मैंने नई पॉलिसीज बनाई लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, पॉलिसी बनाई तो क्या। अगर आप ये बोलें कि मैंने ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे लोगों ने रिजाइन करना कम कर दिया, अगर ऐसी मैंने पॉलिसी बनाई जिससे लोगों का रिजाइन करना कम हो गया या कंपनी की कॉस्ट बचने लगी, तो वह वो मजेदार बात हुई ना, राइट। सो वो आपको लिखना है कि जो मैंने किया उसका कंपनी पे क्या कंट्रीब्यूशन हुआ। गेटिंग इट। लेकिन आप अपने बुलेट पॉइंट को और भी प्रभावशाली बना सकते हैं अगर आप ये लिखें कि उसका बड़ा इंपैक्ट क्या हुआ समाज पे या इकोनॉमी में या इंडस्ट्री पे, कि ये चीज जो मैंने की ये इंडस्ट्री में पहली बार हुई थी, ये मैंने एक नई टेक्नोलॉजी पे काम किया था, या मैं इस नॉन प्रॉफिट में काम करता था जिसकी वजह से इतने 100 बच्चे जो हैं वो स्कूल में आने लगे। गेटिंग माय पॉइंट, कि काम तो हम सब कर ही रहे हैं, पैसों के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसका असर क्या हो रहा है
राइट। जैसे मैं कोचिंग करता हूँ, तो मेरे कोचिंग करने के बाद कई लोग हैं वो अपना जॉब चुन पाते हैं अच्छे से, तो फिर वो लोग मुझे मैसेज लिखते हैं कि हमारी बात हुई थी इस बारे में, आज मैंने एक जॉब एक्सेप्ट कर लिया है, थैंक यू। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर ऑफ व्हाट आई डिड. So you have to think about what you are doing, how it is contributing to the company, and the impact it is having on customer. और फिर अपने बुलेट पॉइंट आप लिखिए. क्लियर? तो चैट पे एक सवाल आया था कि मैरिटल स्टेटस एक्सपीरियंस लोग लिख सकते हैं कि नहीं. तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है. कोई कंपनी अगर आपको इस बेसिस पे जॉब दे रही है कि आप शादीशुदा हैं या शादीशुदा नहीं हैं, तो वो सोचने वाली बात है. आजकल ये चीजें बहुत सीरियस हो गई है ना, इस तरह का क्या कहते हैं, कोई भेदभाव नहीं कर सकता. अगर कोई महिला जाए और उससे पूछा जाए इंटरव्यू में कि अच्छा आपकी शादी हो जाएगी तब तो आप जॉब छोड़ देंगी, इस तरह के इंटरव्यू आजकल अच्छे नहीं माने जाते. या कोई आपसे पूछे कि मैं आपको प्रमोशन क्यों दूं, आप तो प्रेग्नेंट हैं, आप बच्चे के साथ कैसे काम करेंगी. तो ये सब चीजें आजकल इसको भेदभाव माना जाता है, ये चीजें अलाउड नहीं है. या अगर कोई कर रहा है कोई कंपनी, तो उस कंपनी की रेपुटेशन उतनी नहीं बढ़ती. उन कंपनीज की रेपुटेशन बढ़ रही है जहां पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है. इसलिए मैरिटल स्टेटस लिखने की जरूरत नहीं है एक्सपीरियंस लोगों को भी. सर, इज देयर एनी वैल्यू ऑफ फ्री कोर्सेज इन रिज्यूमे? यस, व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू लर्नड, and what matters is can you demonstrate it in the interview. That matters. फ्री होने या नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता. और फ्री क्या, अगर मान लीजिए कोई पेड कोर्स था लेकिन आपको स्पॉन्सरशिप मिल गई, आपके लिए तो फ्री हो गया, वो दूसरे लोग उसके लिए पैसे देते हैं, तो इसलिए वो कम जरूरी है. लेकिन हाँ, आजकल ऐसे भी बहुत से कोर्सेज आते हैं जिसमें बस होता है कि आपको लिंक्डइन पे वीडियो देखना है या कहीं पे भी जाके बस वीडियो देखना है 4 घंटे 6 घंटे का. तो वो आप खुद ही सोचिए कि अगर मैंने इस तरह का कोई कोर्स किया है तो उसकी सच में कोई वैल्यू है क्या. अगर नहीं है तो मत लिखिए. अगर आपको लगता है कि उस कोर्स की वजह से आप अपना काम बेहतर कर पा रहे हैं तो लिखिए. या आगे बढ़े. तो ये एक एग्जांपल आ गया जो मैं बात कर रहा था अभी तक, कि एक चीज तो हुई, जैसे लेफ्ट में लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर B2B सेल्स इन महाराष्ट्र एंड गोवा. ठीक है, लेकिन अब राइट में जो बुलेट पॉइंट है उसको रीराइट किया गया है. देखिए, एक्सपैंडेड द कंपनीज मार्केट इन महाराष्ट्र एंड गोवा, नाउ वर्थ एन एनुअल रेवेन्यू ऑफ ₹12 करोड़. इसमें आपने 2 चीजें मार दी. एक कि आपने कंपनी का मार्केट एक्सपैंड किया था, तो इससे यानी आपकी थोड़ी सी लीडरशिप की क्वालिटीज पता चली. दूसरा, मुझे ये पता चल गया कि आप कितने बड़े पैमाने पे काम करते थे, कि एनुअल रेवेन्यू 12 करोड़ का आ रहा है उस टेरिटरी से, तो यानी कि जो आप सेल्स कर रहे थे या जो भी आप कर रहे थे वो उसका इतना असर हो रहा है. तो अपने बुलेट पॉइंट्स को इस तरह से आप ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं. व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ रेज्यूमे? यस, हम फॉर्मेटिंग पे आ ही रहे हैं, लेकिन आपने पूछ लिया है तो 1 से 2 पेज, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेज्यूमे एंड CV. CV स्टैंड्स फॉर करिकुलम वाइटे. करिकुलम वाइटे यानी CV जो होता है वो आपके करियर का पूरा लेखा जोखा है. स्पेशली अगर आप एकेडमिक्स में हैं तो जितने पेपर आपने पब्लिश किए हैं, अगर आप टेक्निकल व्यक्ति हैं तो जितने आपके पेटेंट्स हैं वो सब उसमें आता है, या अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो कितने आपने प्रोजेक्ट्स किए वो सब आता है. उसको CV कहते हैं, वो ज्यादा पेजेस का हो सकता है. रेज्यूमे CV नहीं होता. रेज्यूमे छोटा होना चाहिए. रेज्यूमे एकदम जॉब पाने के लिए आपका एडवर्टाइजमेंट है. आपका पूरा रेज्यूमे 2-3 मिनट के अंदर अगर मैं पढ़ सकता हूं या स्कैन कर सकता हूं तो ठीक है. 2-3 मिनट भी लग्जरी है वैसे, बट उस पर भी आएंगे बाद में. सो दैट्स दैट. तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया कि किस तरह से अपने अचीवमेंट्स को लिखना चाहिए असर के लिए, है ना. ये एग्जाम्पल्स और ये कॉन्सेप्ट से आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो बाद में सवाल जवाब कर लेंगे. ये एक और एग्जाम्पल है, बट आई थिंक आप समझ गए. फॉर्मेटिंग में ध्यान रखिए कि प्लेन टेक्स्ट रखें, सिंपल, एक ही फॉन्ट का इस्तेमाल करें, और उसी फॉन्ट की अलग अलग आप वेरिएशन ला सकते हैं, यानी कि फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, कम कर दिया, बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, वो.
एक कलर काफी होता है, आपको बहुत लग रहा है तो आपने 2 कलर कर दिए, जैसे हेडिंग को दूसरा रंग कर दिया, काफी है। बुलेट पॉइंट्स पूरे डॉक्यूमेंट में एक ही होने चाहिए और उनकी स्पेसिंग भी सेम होनी चाहिए, उनकी मार्जिन भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, स्पेसिंग यानी कि जो लाइंस के बीच में जो स्पेस है, पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस है, आप 10 बार देखिए, आपको 10 बार गलतियां निकलेंगी, इतना महीन काम है ये। लेकिन जब आपका पूरा पेपर कोई देखता है दूर से तो इनकंसिस्टेंट नहीं दिखना चाहिए। इन सब से पता चलता है कि आपका क्वालिटी पे कितना ध्यान है। ठीक है, स्पेसिंग कंसिस्टेंट रखेंगे, अलाइनमेंट भी कंसिस्टेंट रखेंगे। अगर लेफ्ट अलाइन कर रहे हैं तो सब कुछ लेफ्ट अलाइन होगा इस तरह से। और कुछ चीजें जो नहीं करनी चाहिए रिज्यूमे में, बहुत ज्यादा ये टेबल बनाना, आजकल ये विजुअल रिज्यूमे का बहुत लोगों को शौक चढ़ रहा है। विजुअल रिज्यूमे आप तब दे सकते हैं जब आपको क्रिएटिविटी अपनी दिखानी हो, यानी आप क्रिएटिव फील्ड में हो और आपको पता है कि आपका रिज्यूमे सीधे उस व्यक्ति के पास जा रहा है जो कि रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करता है। अगर आप naukri.com पे या नेशनल करियर सर्विस के पोर्टल पे अपना रिज्यूमे डाल रहे हैं, जहां पे हजारों लोग अपना रिज्यूमे डाल रहे हैं, तो ये रिज्यूमे आपको दिक्कत में डाल सकता है। ठीक है, तो इस तरह के खूब सारे टेबल बनाना, बहुत सारी लाइनें होना, खूब रंग होना, अलग अलग तरह के फॉन्ट्स होना, 3 बैक पट्टी में, फिर उसके बाद बीच में 2 बड़े कॉलम हैं और नीचे आए तो 3 कॉलम हो गए। फिर इसमें ग्राफिक्स, आजकल ये हो गया कि लोग लोगोज यूज करते हैं कंपनी के वगैरह वगैरह। इन सब चीजों में दिक्कत आती है। नंबर 1 दिक्कत कि आपकी जो पसंद है, आपका जो टेस्ट है और जो आपका रिज्यूमे पढ़ रहा है उसका जो टेस्ट है वो मैच नहीं किया तो उसको लगेगा कि ये तो प्रोफाइल बेकार है। ठीक है, दूसरी बात, रिज्यूमे में जरूरत नहीं है तो जो चीज की जरूरत नहीं वो ना करें। सबसे बड़ी बात कि रिज्यूमे जो है वो एक एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें जाता है। वो बेसिकली मशीन है, वो कंप्यूटर है जो आपका रिज्यूमे पढ़ रहा है। अगर बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग होगी तो वो आपका रिज्यूमे ठीक से नहीं पढ़ पाएगा, आपका रिज्यूमे फेल हो जाएगा। अगर आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मेटिंग है तो वो जो कंप्यूटर है, विच इज बेसिकली एआई सिस्टम, वो आपके रिज्यूमे को अच्छे से पढ़ पाएगा सीक्वेंस में। और जो रिज्यूमे आपका पढ़ रहा है, जब किसी इंसान के पास पहुंचेगा वो रिज्यूमे मशीन से होने के बाद, तो उसको भी पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि अखबार के जैसे तुरंत पढ़ सकते हैं, है ना। अखबार पढ़ना आसान होता है, राइट, क्योंकि सब कुछ एक बस ब्लैक एंड व्हाइट में होता है, इसलिए। तो इस तरह से प्लीज फॉर्मेट ना करें। So it means that we have to optimize the responsibilities and past experience in resume. Absolutely. That is what it means. और आप जब जब अपने पुराने एक्सपीरियंस को पलट के देखेंगे, आप उसको एक नए नजरिए से देखेंगे और वो नया नजरिया आपके रेज्यूमे में आना चाहिए। मतलब ये कि आज जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे वही पुराने एग्जांपल लेते हैं, मैं न्यूज़लेटर बनाता हूँ, मैंने 3 न्यूज़लेटर बनाए, आज मेरे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन 10 साल बाद वो जरूरी नहीं है कि मैंने न्यूज़लेटर पे काम किया। अगर मैं बोलूं किसी से कि मैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में काम करता हूं, 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो अपने आप समझ जाएगा कि ये तो किया ही होगा, ये तो आता ही होगा। आगे बताओ, बड़ा काम किया किया वो बताओ, राइट। तो ऐसे हमें अपनी जिम्मेदारियों को पलट के देखना चाहिए और ऑप्टिमाइज करते रहना चाहिए। दूसरी बात क्यों ऑप्टिमाइज करनी चाहिए कि हम किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस जॉब में क्या लिखा है, उनको क्या चाहिए। अगर मैंने इस कंपनी में ऐसा कुछ किया है जो उनको चाहिए ही नहीं है, उसको रिज्यूमे से हटा दो। उनको कुछ ऐसी चीज चाहिए, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए या ऐसी कोई काबिलियत चाहिए जो मेरे पास भर भर के है, तो उसमें ज्यादा टाइम दो, उसमें 2-3 बुलेट पॉइंट बना दो। तो आप जिसके लिए रिज्यूमे बना रहे हो उसके हिसाब से भी ऑप्टिमाइज करना चाहिए। ठीक है, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। सो लीजिए, हम उसी मुद्दे पे आगे जो मैं भी बोल रहा था कि आपका रिज्यूमे जो है वो हर समय कस्टमाइज होते रहना चाहिए। सो यू लुक फॉर कीवर्ड्स इन जॉब एडवर्टीजमेंट्स, यानी क्या हार्ड स्किल उनको चाहिए है, क्या सॉफ्ट स्किल चाहिए, क्या एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए, और आप ये देखें कि वही कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे में हो। जब ऐसा होगा तो आप जब अपना रिज्यूमे सबमिट करेंगे तो वो जो एआई सॉफ्टवेयर है वो आपके रिज्यूमे को कैच करेगा या उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, और जब आप न्यू कमर हैं
तो आप अपने कॉलेज के अचीवमेंट लिख सकते हैं. यू कैन इंक्लूड अचीवमेंट्स एट कॉलेज लेवल. You can show proof of work in creative ways just to show how eager you are to get into work. And you can include personal projects. ये क्रिएटिव फील्ड्स में ऐसा बहुत होता है कि मैं जैसे लोगोज बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास आज तक कोई लोगो का क्लाइंट नहीं आया, तो मैं खुद ही इमेजिन कर दूंगा कि अच्छा चलिए, मैं अगर ये लोगो बना रहा था तो मैं कैसे बनाता. पर्सनल प्रोजेक्ट. तो ऐसी चीजें आप कर सकते हैं जब आप नए हैं, जब आपके पास एक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस नहीं है. और जब इंटरव्यू पे बात आए तो आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, आप न्यू कमर हैं, तो एम्फेसाइज योर पर्सनल ट्रेट्स कि आई एम एंथुजियास्टिक, आई लाइक टू वर्क, आई एम वेरी एक्टिव, आई एम वेरी फिट. तो मैं 10-10 घंटे भी काम कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो. या मेरे में ये स्किल है, मैं डिसीजन बहुत अच्छे से लेता हूँ. मैं लोगों के साथ बहुत घुल मिल के रहता हूँ, तो आप मुझे किसी भी टीम में डाल दीजिए, मैं अच्छे से काम करूंगा. तो एम्फेसाइज ऑन योर पर्सनल ट्रेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कि आप करना क्या चाहते हैं, आपकी एम्बिशन क्या है. डेमोन्स्ट्रेट दैट यू अंडरस्टैंड योर रोल इन द बिजनेस. इस पे हम 1 मिनट में आएंगे. एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. एक मान लीजिए कोई कॉल सेंटर का एम्प्लॉय है, वो बोले कि मैं दिन भर कस्टमर कंप्लेंट्स देखता हूँ, आई रिसीव कस्टमर कंप्लेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रिटन. बट यू सी हाउ द पर्सन अंडरस्टैंड्स देयर जॉब ऑन द राइट. I help improve customer retention and customer satisfaction through prompt and effective resolution of their queries and complaints. मैं ये नहीं कह रहा हूं आप ये अपने रेज्यूमे में लिखो, मैं ये कह रहा हूं कि how you understand your role is important. And then if you understand कि retaining customers is cheaper than acquiring new customers, then my work helps in the company's profit margin. ये understanding आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं उसका मायने क्या है. आपको रिज्यूमे में लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होगी तो वो झलकेगा आपके इंटरव्यू में. वो इंपॉर्टेंट है. तो आप बस ये मत बोलो कि मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं क्या कर सकता हूं. वो भी अगर मैं एक सवाल पढ़ रहा हूं, अगर 3 या 4 कंपनी में जॉब करते हैं तो क्या उनसे रिज्यूमे में मेंशन करना जरूरी है? क्या करना तो चाहिए. अगर आपने काम किया है तो करना चाहिए. और अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर क्या बताएंगे कि आपने तब किया क्या. मान लीजिए अगर एक 6 महीने का एक्सपीरियंस आपने नहीं बताया किसी भी वजह से, तो वो 6 महीने के गैप में आप क्या बताएंगे. आपको बताना चाहिए. एट द सेम टाइम मान लीजिए आप पार्ट टाइम कुछ कर रहे हैं, कंपनी से आपको परमिशन है कि आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, और आप पार्ट टाइम कुछ काम कर रहे हैं किसी भी वजह से, और आपको लगता है कि वो बताना जरूरी नहीं है मेरे नए जॉब के लिए, तो मत बताओ कि वो पार्ट टाइम है, या मैं सैटरडे संडे करता था, या मेरा ये पर्सनल प्रोजेक्ट था, मैं इस एनजीओ के लिए काम करने लगा था क्योंकि मुझे उनका काम अच्छा लगा. जरूरी है बताया, जरूरी नहीं है तो नहीं बताया. लेकिन छुपाने में और झूठ बोलने में बहुत महीन फर्क है. और कोई कंपनी ये नहीं चाहती कि उनके होने वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो उनसे झूठ बोलें, वो वैसे भी पकड़ा जाता है. तो उस बात का ध्यान रखिए. दूसरा केस जब आप ये छुपा सकते हैं वो ये कि जब आपको एक्सपीरियंस बहुत सालों का हो जाए, 20-25 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, तो आप बस पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस आपने बताया, उससे पहले लिख दिया कि मैंने ये किया, मतलब 2 लाइन में आपने लिख दिया, नहीं बताया. वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि रेलेवेंट नहीं है. आपने 10 साल पहले क्या किया था वो आज रेलेवेंट नहीं है, तो आप उसको हटा सकते हैं. अदरवाइज ना हटाएं. Is fresher written on resume makes us less capable for the job as they may think he or she doesn't have proper knowledge. Fresher means not having experience. It does not mean not having knowledge. तो पहले तो अपने मन में ये क्लैरिटी होनी चाहिए. ठीक है. फ्रेशर होना कोई हीन बात नहीं है. तजुर्बा तो समय से ही आएगा ना. अगर आपको चाहिए कि मेरे पास 10 साल का तजुर्बा हो तो वो 10 साल में ही आएगा. राइट. अचीवमेंट लेकिन समय का वेट नहीं करते. तो आपने क्या अचीव किया है या आप क्या अचीव करना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो फ्रेशर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है. और जब कोई कंपनी को फ्रेशर चाहिए होगा तो वो बोलेगी आई वांट अ फ्रेशर. सो ऑब्वियसली यू विल फिट इनटू दैट. ओके, अनदर क्वेश्चन, और मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करूंगा समय को देखते हुए. कैन वी ऐड द इंफॉर्मेशन वी नो थियोरेटिकली इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेक्शन. अगर आपने वो किया नहीं है तो वो आपकी जिम्मेदारी नहीं थी. किसी चीज को जानना सीवी में नहीं आता. आपने क्या किया
वो सीवी में आता है। तो अगर आपको किसी चीज की इंफॉर्मेशन है तो वो झलकेगा, वो आपके इंटरव्यू में झलकेगा, वो आपके जो भी सोशल मीडिया पे आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें झलकेगा, तो उसको अलग रखिए। ठीक है, तो कवर लेटर तो बहुत ही सिंपल होता है, उसको बस पर्सनलाइज करने का ध्यान रखिए। आपकी सारी जानकारी तो रेज्यूमे में है। कवर लेटर समझ लीजिए कि एक एंट्रेंस है कि मैं आपका रेज्यूमे क्यों पढूं। तो उसमें आप फट से बता दीजिए कि व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन द जॉब्स, व्हाट मेक्स यू सूटेबल एंड व्हाट मेक्स यू स्पेशल। किसी भी वजह से आप स्पेशल हैं या आप ज्यादा रेलेवेंट हैं। दो लोग हैं जिनके पास सेम तजुर्बा है, सेम क्वालिफिकेशन है, लेकिन आपको क्यों ले, वो यूनिकनेस आप कवर लेटर में डाल सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन प्रेजेंस पे आते हैं जल्दी से, क्योंकि आजकल उसके बिना तो कुछ होता नहीं है। तो हम यहाँ पे सिर्फ एसेंशियल्स की बात कर रहे हैं, और एसेंशियल्स में मैं कहूँगा कि आप लिंक्डइन पे रहिए, अपनी प्रोफाइल अप टू डेट रखिए, एक प्रोफाइल फोटो वहां डाल दीजिए, और अपनी एकदम क्लियर समरी रखिए कि ये मैं हूँ, ये मैं करता हूँ, या ये मैंने किया है, या ये मैं करना चाहता हूँ, चाहती हूँ वगैरह। और अपडेटेड प्रोफाइल से मतलब है कि आपने जो जो किया है, जो भी आपकी एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन है, वो सब वहां पे होनी चाहिए। दो तीन वजह हैं, एक तो नेटवर्किंग, दूसरा ये कि लिंक्डइन में जो आप लिखते हैं वो गूगल में आता है। तो अगर गूगल में किसी ने आपका नाम सर्च किया या आपकी कंपनी, आपकी जॉब प्रोफाइल वगैरह सर्च की, तो आपका नाम आ जाएगा। ये सेवा आपको फ्री में मिल रही है लिंक्डइन से, तो क्यों ना लें। ठीक है, इसलिए लिंक्डइन पे रहिए। बाकी सोशल मीडिया भी है, ऑप्शनल है, वो केस टू केस डिपेंड करेगा कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो कोई हर्ज नहीं है होने में, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन दो तीन नहीं, छह सात चीजों का ध्यान रखिए कि बीइंग प्रेजेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग एक्टिव। क्योंकि बहुत से मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं हूं सोशल मीडिया पे या लिंक्डइन पे तो मुझे रोज कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। वो इतना जरूरी नहीं है, होना ज्यादा जरूरी है। कि आपकी प्रोफाइल है लिंक्डइन पे, अगर मैं आपको ढूंढना चाहूं तो मैं ढूंढ सकता हूं। अगर मैं देखना चाहूं कि आपने क्या काम किया है, किसके साथ काम किया, तो मैं देख सकता हूं। तो होना जरूरी है, आप भले ही उस पर रोज ना जाएं। नॉट पोस्टिंग इज बेटर देन पोस्टिंग मीडियोकर कंटेंट। कुछ लोग को लगता है कि हमें एक्टिव होना जरूरी है तो हम कुछ भी डालेंगे। प्लीज ऐसा मत कीजिए। बहुत शोर है, बहुत भीड़ है सोशल मीडिया पे, हर कोई कुछ ना कुछ डाल ही रहा है। समझदारी का कंटेंट डालेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा लॉन्ग टर्म में। और कई लोग सोचते हैं कि मैं डालूं तो क्या डालूं, तो उसका सीधा सा जवाब है कि एवरीथिंग दैट यू एक्सपीरियंस, सी, लर्न और डू कैन बी योर कंटेंट। उसकी कोई परिभाषा नहीं है। आज मैं ये बात कर रहा हूं, मैं ये लिंक्डइन पे डाल सकता हूं कि देखिए मैंने इन लोगों से आज बात की यूट्यूब पे। बट द नेक्स्ट पॉइंट इज मोर इंपॉर्टेंट, नॉट एवरीथिंग यू एक्सपीरियंस, सी, लर्न और डू शुड बी कंटेंट। मतलब सिर्फ इसलिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ मुझे लिंक्डइन पे डालना है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। कुछ लोग तो हैं जो कहते हैं मैं छुट्टी पे गया, वो भी लिंक्डइन पे डाल दिया। वो कहते हैं मैं छुट्टी पे गया, और छुट्टी पे जाना बहुत जरूरी है, अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो इस तरह का भी आजकल कंटेंट बहुत चल रहा है। तो सिर्फ इसलिए कि आपने कुछ किया जरूरी नहीं कि आप उसको लिंक्डइन पे डाल दें, तो प्लीज उतना प्रेशर मत लीजिएगा। फिर अगला पॉइंट लिखा है मैंने कि एवरी लीडर कैन बेनिफिट फ्रॉम सोशल मीडिया, बट नॉट एवरी लीडर इज प्रेजेंट और एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। तो आपको बेनिफिट मिलेगा सोशल मीडिया से, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि हर बड़ा लीडर सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है। तो अगर आप एक्टिव नहीं है तो चिंता मत कीजिए, रतन टाटा रोज पोस्ट नहीं लिखते हैं, है ना? बहुत सारे बड़े बड़े हैं, नारायण मूर्ति हैं, कितने लोग हैं जो एक्टिव नहीं है। लेकिन कुछ लीडर हैं जैसे बिल गेट्स, वो एक्टिव हैं। तो बेनिफिट तो सबको मिल सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप प्रेशर मत लीजिए, प्रोफाइल बनाइए, अप टू डेट रखिए। इसके बाद अगर आपका मन है, आपके अंदर वो क्षमता है कंटेंट डालने की, तो डालिए। ठीक है, फिर हम सोशल मीडिया पे जाते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए। सो द लास्ट पॉइंट इज दैट यू बी इंटरेस्टेड इन व्हाट अदर्स से, एंड इफ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड देन शो इट इन योर रिएक्शन एंड कमेंट। बहुत से लोग सिर्फ अपनी सर्च प्रोफाइल बढ़ाने के लिए थैंक यू, वेल रिटन, वेल डन ऐसे कमेंट्स डालते हैं। उनका कोई मतलब नहीं है, उससे आपकी कोई रेपुटेशन नहीं बढ़ रही है। लेकिन अगर किसी ने कुछ लिखा और आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, या आपका मतभेद है,
या उसने कुछ गलत लिख दिया है और आप चाहते कि नहीं आपकी बात सुनी जाए, ठीक है, कुछ अगर मीनिंगफुल है तो लिखो। कोई आपका दोस्त है और आप सच में चाहते हैं कि उसको आप एक मैसेज लिखें, ठीक है, उसने कुछ लिखा कि दिस इज व्हाट आई अचीव्ड, आपने लिख दिया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन, आई ऑलवेज न्यू यू कैन डू इट वगैरह, बिकॉज इट इज पर्सनल, डाल दिया। सो व्हेन यू आर इंटरेस्टेड देन डू इट एंड देन शो इट। दैट इज व्हाट मेक्स सोशल मीडिया यूजफुल फॉर एवरीबडी। तो आगे बढ़ते हुए इस पे फोकस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नेटवर्किंग पे। नेटवर्किंग से ही आपको करियर में सक्सेस मिलेगी जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, आपके टेक्निकल स्किल तो रहेंगे, मगर आप किसको जानते हैं, कौन आपको जानता है, आप लोगों से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, वो बहुत बहुत अहम है। सो लेट्स डू इट क्विकली कि व्हाट इज नेटवर्किंग। पीपल विथ whom यू हैव शेयर्ड समथिंग, लाइक जिनके साथ आप स्कूल कॉलेज में थे, जिनके साथ आपने काम किया है, जिनके साथ आपने प्रोजेक्ट किया है, जिनके साथ भी आपने कोई शेयर एक्सपीरियंस किया है, वो आपका नेटवर्क है। सिर्फ ये कि मैं उसको जानता हूं या मैंने उसका नाम सुना है, वो आपका नेटवर्क नहीं है, है ना। मैंने बिल गेट्स का नाम सुना है लेकिन बिल गेट्स मेरे नेटवर्क में नहीं है सिर्फ इसलिए कि मैं उसको जानता हूं। नेटवर्किंग इज अबाउट नोइंग पीपल एंड बीइंग नोन। दोनों चीजें होनी चाहिए। एज आई सेड इन दिस एग्जांपल कि मैं किसी लीडर को जानता हूं, इसका ये मतलब नहीं कि वो मुझे जानता है, तो हमारे बीच नेटवर्क नहीं है अभी। मैं उसका फॉलोअर हूं, मैं उसका कॉन्टैक्ट नहीं हूं। तो नेटवर्किंग में ये होना जरूरी है। हैविंग कनेक्शंस एंड कनेक्टिंग पीपल। कनेक्शन से मतलब ये है कि आप जानते हैं कि अगर मुझे ये काम करवाना है इस कंपनी में, किसके पास जाऊं। and you are also a connection for other people, मतलब you can also connect others, somebody can come to you and say कि मेरे ये काम करा दो, तुम किसी को जानते हो क्या। तो आप अपने नेटवर्क से दो लोगों को कनेक्ट करें, वो जरूरी होता है। दूसरों के लिए चीजें करना, दूसरों की हेल्प करना और दूसरों से हेल्प लेना, ये एक नेटवर्क का सबसे बड़ा इस्तेमाल है। अगर ये नहीं कर रहे तो फिर आप नेटवर्क है किस लिए, आपका नेटवर्क है ना। तो आप दूसरों के काम आए, दूसरे आपके काम आए, ये नेटवर्क को जिंदा रखता है। ये है नेटवर्किंग। आप ये मत सोचिएगा कि लिंक्डइन पे किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज के मेरे नंबर्स बढ़ते जाएंगे तो वो मेरा नेटवर्क हो रहा है। लोगों के साथ मतलब सच्चे रिश्ते जो हैं, भले ही वो जितने छोटे हों, भले ही वो सिर्फ काम के लिए हों, दैट इज नेटवर्किंग। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जब लोग आपको जानते हैं, लोग आपको ट्रस्ट करते हैं, तो वो आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपको काम देना चाहते हैं, राइट। एंड वर्ड ऑफ माउथ इज द मोस्ट पावरफुल रिकमेंडेशन। आप चाहे भले ही गूगल पे किसी की जितनी रेटिंग्स देख लें, लेकिन अगर किसी ने बोला कि अरे इससे काम कराओ, मैं जानता हूं इसको, अच्छा बंदा है, अच्छी बंदी है, फट से आपको काम मिलेगा। वर्ड ऑफ माउथ के लिए नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। और ये चीजें हैं, मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन पे छोड़ देता हूं, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये यूट्यूब पे भी रहेगा। मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूं क्योंकि समय कम है, और अगर सवाल आ रहे हो तो मैं उनका जवाब देना बेहतर समझूंगा। बेसिकली यहाँ पे हमने लिखा है कि क्या करें और क्या चीजें अवॉइड करें। तो संक्षेप में अगर बोलूं तो दूसरे लोगों को वैल्यू दें और दूसरे लोगों से सिर्फ काम के लिए बात मत करें, ठीक है। और थोड़ा एफर्ट भी डालना जरूरी होता है, मिलने का, फोन करने का, बात करने का, विश करने का एक दूसरे को। इसी तरह से जब दूसरे आपको अप्रोच करें तो तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करें, और ये मत सोचें कि ये अगला बंदा मेरे से नीचे है, मेरे से कम एक्सपीरियंस है, तो मैं क्यों इससे ज्वाइन करूं। नहीं, कल को आप भी किसी बड़े आदमी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे, आप उनके साथ जाके हाथ मिलाना चाहेंगे, तो वैसा ही समझिए, ठीक है। बाकी जॉब सर्च प्रोसेस की तो हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं, तो वही सब बातें हैं अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए। एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम की हमने बात की, और मैं बस 1 मिनट में ये कहना चाहता हूँ कि HR इज ओवरलोडेड विद रिज्यूमेस। हजारों रिज्यूमे आते हैं उनके पास, और कंपनी के अंदर बहुत ब्यूरोक्रेसी होती है। कई बार एक जॉब को भरने के लिए 3 महीने 6 महीने लग जाते हैं, और इंटरनल रीजन भी होते हैं कि क्यों कोई जॉब वो डिले कर दिया, किसी जॉब का एडवर्टीजमेंट डाला फिर बाद में कैंसिल कर दिया, बहुत सारे अंदरूनी कारण होते हैं। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको जवाब नहीं मिल रहा है, तो ये सिर्फ इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ खराब कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो बस ध्यान रखिएगा मोटिवेटेड रहने के लिए। वैसे तो मोटिवेशन एक बड़ा टॉपिक है, बट जॉब सर्च
में ये बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ। एंड फाइनली व्हाट आई वांट टू से इज दैट एवरी जॉब ओपनिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू नो योरसेल्फ बेटर। यानी जब भी आपने एक जॉब ऐड देखा, आप देखिए कि ये मेरी पर्सनल ब्रांड से मैच खाता है कि नहीं खाता है। उससे आप अपने आप को जाने कि क्या मैं ये काम करना चाहता हूँ, क्या ये चाहती हूँ, मैं अपने आप को देख सकता हूँ या देख सकती हूँ इस काम में करते हुए कि नहीं। सो एवरी जॉब पोस्टिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू नो योरसेल्फ। तो उसके जरिए आप अपने आप को बेहतर जानें, अपने रिज्यूमे को अपडेट करें, अपने नेटवर्क को और फैलाएं, अपने कवर लेटर को कस्टमाइज करें और अप्लाई करते रहें। ठीक है, तो यही बातें करनी थी, जितनी करनी थी वो तो मैंने सब कर ली। आखिरी की भले ही मैंने थोड़ी सी संक्षेप में करी, लेकिन अगर अभी कोई सवाल हो आखिरी 2-3 मिनट में, तो हम लोग बात कर सकते हैं। मैं आगे भी रुक सकता हूं अगर आप लोग रुकना चाहें तो। बोलिए। प्रवीण जी, कोई क्वेश्चन है यूट्यूब में? वैसे तो हमने काफी क्वेश्चंस के जवाब दिए। सौरभ, या जो जैसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे वैसे वैसे मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा था, एंड यू हैव कवर्ड द आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चंस। तो अभी सेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे, दिस सेशन रिलेटेड। ज्यादातर क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों ने अलग अलग फील्ड में दे हैव अ क्वालिफिकेशन, अब वो जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। सो उसके बारे में आप थोड़ा सा NCS करियर पोर्टल पे और इस सेशन के बारे में जरा बता देंगे हर संडे। राइट राइट, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। एक तरफ तो यूनिसेफ है जो ये जनरेशन अनलिमिटेड करके उन्होंने कैंपेन चलाया है, और दूसरी तरफ है भारत सरकार जिन्होंने ये नेशनल करियर सर्विस बनाई है। NCS का पोर्टल भी उन्होंने बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं तुरंत शेयर करूं क्या, 1 मिनट में? ये है, बहुत रिच है, मैंने इसमें काफी समय बिताया। आप खुद को बहुत ही आसानी से यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। जॉब सीकर लॉग इन रजिस्टर, ये तो आप लोग को आता ही है कैसे करना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद देखिए बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फाइंड डोमेस्टिक जॉब्स, फाइंड इंटरनेशनल जॉब्स वगैरह वगैरह, और एक एक करके बहुत सारी चीजें हैं। इस पे आप अच्छे से 1 घंटा बिताइए इस वेबसाइट पे। एक एक चीज वो खुद ब खुद आपको एक्सप्लेन होती जाएगी। ये सरकार ये बढ़ावा दे रही है क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ यूथ इन द वर्ल्ड, और अगले कई सालों तक ये यूथ रहेगी। और बहुत सारे विकसित देश हैं जहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अब बुजुर्ग होती जा रही है। इंडिया में यंग पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो हमें मिलके कुछ करना है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने देश के लिए। NCS और यूनिसेफ जो है वो मिलके आए हैं इसके लिए। तो और उसी के तहत ये सेशन हुआ है आज का, और हर हफ्ते होते रहेंगे। इसी तरह से आपके पास दूसरे एक्सपर्ट्स आएंगे जो कि किसी न किसी करियर फील्ड के बारे में करेंगे। तो आप प्लीज इस पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पे देखते रहें। कोई अगर सवाल है NCS के बारे में या यूनिसेफ के युवा के बारे में तो प्लीज पूछें। ये मैं इसमें स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कितना कुछ है। अगर हम चाहें तो 1 घंटे का सेशन सिर्फ इस पोर्टल पे ही ले सकते हैं। तो अगर इस पे कोई तुरंत सवाल नहीं आ रहा है, या जो यूनिसेफ का जो युवा है, 1 सेकंड कुछ आया। सर इंटरव्यू कौन से लैंग्वेज में दें? हिंदी एंड इंग्लिश अंडरस्टैंड बट फ्लुएंसी इन हिंदी। बिजनेस की लैंग्वेज अधिकतर जगह पे इंग्लिश है, लेकिन बहुत सारे जॉब हैं जहाँ पे उस क्षेत्र की भाषा या हिंदी भाषा होती है। आप ये पूछ सकते हैं, आप कभी ये पूछने में संकोच मत कीजिए। जैसे आपने मुझसे पूछा, इसी तरह से आप ये मत सोचिए कि मैं जिस भाषा में बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ वो सही नहीं होगा। आप पूछिए
कि सर मुझे ये भाषा आती है, क्या हम इसमें बात कर सकते हैं, क्या हम हिंदी में बात कर सकते हैं। फिर अगले के ऊपर है वो क्या करना चाहता है। अगर उस जॉब के लिए हिंदी और इंग्लिश से फर्क नहीं पड़ता है, बढ़िया, हिंदी में बात कीजिए। और अगर फर्क पड़ता है तो आपको पता चल जाएगा। वो बहुत सारे जॉब हैं, जैसे कि जो कस्टमर केयर वाले होते हैं, फोन करने वाले जॉब होते हैं, जहाँ पे आप किस भाषा में बात कर रहे हैं वो जरूरी है। और कोई एक भाषा स्ट्रांग या वीक नहीं होती। अगर आप हिंदी कॉल सेंटर में हैं तो हिंदी जानना आपके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, जो दूसरों के पास नहीं है। तो भाषा को आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और बात कर सकते थे लेकिन अब समय हो गया है, तो आज के लिए बस इतना ही। सौरभ, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, काफी कुछ मुझे जानने को मिला। आई एम श्योर जो हमारे साथ सब जुड़े हुए यूट्यूब पे उनको भी काफी इंटरेस्टिंग लगा ये सेशन। सो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, बट अगले हफ्ते फिर से 11 बजे हम लोग यूट्यूब पे फिर से मिलेंगे। कुछ सेक्टर्स के बारे में जानेंगे, कौन से इन डिमांड ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे काफी वैकेंसीज निकल रही है और कहाँ पे हम एनसीएस के कहाँ जाके उस पर अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम अगले हफ्ते जानेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मुझे तो डेफिनेटली बहुत कुछ जानकारी मिली। थैंक यू सो मच सौरभ। थैंक यू दीपांजना, मुझे भी बहुत मजा आया सबके थैंक साथ। यू प्रवीण ऑल्सो। थैंक यू। Thank you, Deepanjana. Thank you.